हाय फ्रेंड्स, कैसे हाल चाल है भाई। आज हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर वापस आ चुके हैं क्योंकि इतने ढेर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सो उनको आंसर करना बहुत ज़रूरी है। सो चलो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज सवाल बहुत हैं। आज का जो पहला सवाल है वो पूछा है सुरेश जी ने। हाँ। उन्होंने ये पूछा है कि EB-5 हम्म, इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो होता है, हम्म। क्या वो इन्वेस्टमेंट किसी स्टार्टअप कंपनी में ही किया जा सकता है या फिर शेयर मार्केट में भी उस पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, शेयर मार्केट में तो आप पैसा इन्वेस्ट करके EB-5 वीज़ा जो है वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, आपको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, तो वो ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है स्टार्टअप में, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टअप में ही लगाएं इसको। स्टार्टअप में बेशक लगा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा ईजी होता है कि आप किसी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस में अपना पैसा लगाएं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चलते हैं, फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, अपार्टमेंट्स हुए या होटल्स हुए। सो ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये बेसिकली ये सारी इन्वेस्टमेंट मनी से पर ही चल रहे होते हैं। सो बहुत सारे ऐसे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग है, जहाँ पर जॉब्स भी हैं और आपको सक्सेसफुल भी होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। सो आई थिंक वो बहुत अच्छा रहेगा EB-5 कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, रादर देन कि आप अपना एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करें। एंड वो जो बिजनेस है, वो जो प्रोजेक्ट है, वो 5 इयर्स तक आप ये देख के चलेंगे वो टिके। एग्जैक्टली कि भाई कोई भी जिस प्रोजेक्ट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है क्या उसकी लॉन्जिविटी कितनी है, कितने दिनों तक ये प्रोजेक्ट टिकेगा। क्योंकि अगर उससे पहले प्रोजेक्ट अगर ख़त्म हो जाता है ना, तो वो आपका कंडीशन पूरी ना होने की वजह से वो टर्मिनेट हो सकता है एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रमनदीप कौर जी का है। एंड आज के जो सारे सवाल हैं वो मैंने ईमेल वाले लिए हैं। ओके, जिन्होंने वेरी गुड। हमें ईमेल से कांटेक्ट हाँ, किया। बहुत ईमेल्स हैं। हाँ, तो उनका क्वेश्चन ये है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो साइप्रस जो कंट्री है उसके सिटीजन हैं और उनका जो बेबी बॉय है वो भी वहीं बोर्न हुए हैं। अच्छा। तो उससे क्या उन्हें ग्रीन कार्ड में किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बेनिफिट हो सकता है आपको। आपके हस्बैंड के जो सिटीज़नशिप है उसका फ़ायदा हो सकता है, बट उसके लिए आपको क्या है कि आपको यहाँ पर पहले वर्क वीज़ा पर आना पड़ेगा, और वर्क वीज़ा पर आने के बाद आप इमीडिएटली कुछ दिन में ही या जैसे भी हो, आप किसी इमिग्रेशन लॉयर से भी कांटेक्ट करें जब यहाँ आ जाएं, आप EB-2 कैटेगरी में फ़ौरन आप अपना ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि जब आप ग्रीन कार्ड फाइल करें तो आप दोनों एक साथ फाइल करें कि उस टाइम पर आपके हस्बैंड की जो सिटीज़नशिप है वो एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जा सकती है, आप दोनों के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि हस्बैंड पहले करते हैं और आपका बाद में फाइल होता है, तो फिर आप एज ए साइप्रस काउंट नहीं की जाएंगी, फिर आपको एज ए इंडियन ट्रीट किया जाएगा। सो ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब एप्लीकेशन फाइल हो तो आप दोनों एक साथ एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए। एंड उनके हस्बैंड को साइप्रस बोर्न होना चाहिए। साइप्रस बॉर्न होना चाहिए। सो अगर आपके हस्बैंड वहाँ पर बॉर्न हुए हैं, सो आप डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके बच्चे की सिटीजनशिप का फ़ायदा जब वो 21 साल का हो जाएगा तब मिल सकता है कि वो आपका बच्चा आपके लिए यहाँ सिटीज़न बनने के बाद ग्रीन कार्ड फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एकता जी का है। एंड एक्चुअली ये सवाल तो बहुत लोगों का है। उनका लास्ट ईयर 2020 में लॉटरी में H-1B वीज़ा की लॉटरी में नंबर आया था, लेकिन चूंकि वर्क वीज़ा बैन हो गया, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू नहीं दे पाई हैं अपना वीज़ा इंटरव्यू। कब वो ओपन होगा? या एक्चुअली बहुत ही, देखिए, बड़ी चिंता वाली और दुख वाली बात है। बहुत लोग ऐसा लिखते हैं, बट अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रेसिडेंट बाइडेन पर बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर बन रहा है कि हो सकता है कि ये 31 मार्च से पहले ही ट्रैवल बैन उठ जाए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 174 ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे सिविल राइट्स वालों ने, बहुत लोगों ने, ऐसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेसिडेंट बाइडेन को लेटर्स लिखे हैं, और लेटर में ये फोर्स किया है कि जो ट्रैवल बैन है उसको रिपेल कर लिया जाए, उसको हटा दिया जाए अर्जेंटली। सो मुझे लगता है कि जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऑलरेडी इस बात का बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट पे, क्योंकि ट्रैवल बैन शुरू से ही, जब से इलेक्शन हुए थे तब से एक मुद्दा बना हुआ है कि वो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। सो आई थिंक कि जल्द ही ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये ट्रैवल बैन 31 मार्च से पहले ही उठ जाए। एंड अगर हम व्हाइट हाउस की जो स्पोक पर्सन है उनकी मीटिंग्स देखें तो जर्नलिस्ट ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। ज़रूर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कुणाल पटेल जी ने पूछा है। उनकी सिस्टर जो है वो यूएस सिटीजन है। ओके। वो जो है कुणाल जी जो है वो डेनमार्क में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। ओके। तो उन्हें जब वो वीज़ा बुलेटिन देखते हैं तो उन्हें इंडिया वाली डेट उनके लिए एप्लीकेबल होंगी या जो अदर कंट्रीज हैं उसकी होंगी? राइट। सो एक्चुअली आपकी सिस्टर ने जो भरा है तो वो F4 कैटेगरी होगी। सो देखिए, अगर आप इंडिया बॉर्न है सो आप इंडिया वाली कैटेगरी में ही देखेंगे। इससे इट डजेंट मैटर क्या आप डेनमार्क में काम करते हैं या फिर कहीं और काम करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, या कहीं भी रहते हो, आप बॉर्न कहाँ हुए हैं उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम F4 कैटेगरी देखें तो पूरा होल वर्ल्ड एक्चुअली वो लगभग एक सा ही वेट टाइम है सब लोगों के लिए, जो कि चाहे इंडिया हो या कोई और सा देश हो। सो जब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड होते हैं तब उस बात का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप किस कंट्री में बॉर्न हुए हैं। लेकिन अगर रिलेशन बेस्ड अगर ग्रीन कार्ड फाइल हो रहा है सो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप इंडिया वाली डेट्स ही देखेंगे, क्योंकि आपकी सिस्टर भी अगर इंडियन है और आप भी इंडिया बॉर्न हैं तो फिर इंडिया वाली डेट्स को ही आप फॉलो करेंगे। सिस्टर जो है वो यूएस सिटीजन मीन्स ये वही आई मीन टू से कि वो तो यूएस सिटीजन होंगी तभी आपका F4 फाइल कर रही तो हैं। कुणाल जो है उनका बर्थ कंट्री कौन सा है? वो डिपेंड करेगा, तो आप उसके बेसिस पर देखेंगे। हार्दिक जी ने अहमदाबाद गुजरात से एक क्वेश्चन ये पूछा है कि उनके पास B1 B2 वीज़ा है, वो 2016 में यूएस विजिट भी कर चुके हैं, तो क्या कोई भी तरीका है टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने का? देखिए, टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट तो नहीं किया जा सकता, बट ये पॉसिबल है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं एज अ टूरिस्ट आते हैं और आप पहले से ही आपका कुछ ऐसा यहाँ पर सेटअप है और आपको कोई जॉब ऑफ़र देने के लिए या पिटीशन फाइल करने के लिए H1B का प्रीमियम प्रोसेसिंग भी होती है जो कि फ़ास्ट होती है। अगर उसमें कोई पिटीशन आपका फ़ाइल करता है ऑलरेडी, ये आपका एग्रीमेंट है काइंड ऑफ, पहले से ही बात हुई है, सो उस केस में बेसिकली आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पिटीशन यहाँ रहते रहते फ़ाइल हो जाता है, आप काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, आप सब कुछ हो जाएगा। बट इन केस अगर आप इंडिया वापस जाते हैं और वापस जाकर आना चाहते हैं तो फिर उस वक्त आपको फिर H1B की स्टैंपिंग करनी पड़ेगी। आप फिर टूरिस्ट वीज़ा पर नहीं आ सकते। अगर एक बार वर्क वीज़ा में आप चले गए तो फिर टूरिस्ट वीज़ा कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर आप वर्क वीज़ा की स्टैंप करने पर ही आओगे। बट अगर यहाँ रहते रहते आपको H1B पिटीशन हो जाता है और अप्रूव हो जाता है तो आप यहाँ रुक सकते हैं आई थिंक, एंड काम भी कर सकते हैं, लेकिन जाकर वापस आने पर स्टैंपिंग करनी पड़ेगी। तो अगर वो B1 वीज़ा पर जब वो विजिट के लिए आए हुए हैं, उस विजिट के दौरान अगर उनको कहीं से किसी एम्प्लॉयर ने उनको जॉब ऑफर दे दिया है, राइट, ठीक है, उस पर उनका पिटीशन भी फाइल हो गया है, एंड अप्रूवल भी हो गया है उसी दौरान जब वो विजिट पर हैं, राइट, तो वो बिल्कुल H1B वीज़ा पर ज्वाइन कर सकते हैं। यस। बट उनकी उस विजिट के दौरान यहाँ पर ये सब स्टेप्स हो जाने चाहिए। देखिए, अक्सर जो लॉटरी वाला सिस्टम तो आपको पता है कि बहुत अनसर्टेन है, लेकिन जैसे रिसर्च फील्ड है जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करती हैं H1B फाइल, वो श्योर शॉट होते हैं, वो उसमें कोई लॉटरी नहीं होती है। सो ऐसे केस में अगर आपका पिटीशन कोई फाइल करता है एज ए रिसर्चर H1B, सो आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका यहीं पर ही स्टेटस चेंज हो जाएगा। बट कभी भी इंडिया जाएंगे तो H1B स्टैंपिंग करके ही वापस आना पड़ेगा। अमित कुमार जी ने सवाल पूछा है फरीदाबाद हरियाणा से। उनके फ्रेंड हैं जो पेंसिल्वेनिया स्टेट में रहते हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड है एंड वो अपना ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस चलाते हैं। तो क्या उनके फ्रेंड अमित को बुला सकते हैं वर्क वीज़ा पर? देखिए, हाँ, वो बुला सकते हैं क्योंकि उनका अपना बिजनेस है यहाँ पर इस्टेब्लिश। वो आपके लिए वीज़ा फाइल कर सकते हैं, वीज़ा पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उस वीज़ा पर आपको वो बुला सकते हैं। सो यस, इट इज़ पॉसिबल, एंड आई थिंक उसके लिए जो मोस्टली जो ऐसे जॉब्स होते हैं उसके लिए H2B जो वीज़ा है वो बेसिकली आई थिंक क्वालिफाई करता है। सो यस, ही कैन डू दैट इफ़ ही कैन। तो बस यही थे आज के क्वेश्चंस। मुझे लगता है बाकी भी बहुत सारे थे, मैंने थोड़ा 6 to 8 क्वेश्चंस ही हम कवर करते हैं एक सेशन में, राइट। तो कोशिश करेंगे जल्दी ही दूसरा सेशन भी करें क्योंकि हाँ, जल्दी करते हैं। बहुत ज़्यादा है और मैंने आई थिंक कमेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आए हुए हैं। सो अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में
ज़रूर लिखिएगा। सो आई होप कि यार ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की रहेगी, एंड ऑफ कोर्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से अगेन मुझे बहुत आपका सपोर्ट पता चलता है। बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोग, जितना लाइक मिलता है उससे ये ज़ाहिर होता है, और मुझे ये भी पता चल जाता है कि येस आई शुड मेक मोर एंड मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। सो एंड अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर देना और लोगों के साथ जिनके भी काम का हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।